वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने मिनरल्स और रॉक्स के डेफिनेशन को, मिनरल्स के नेचर को, उसके प्रॉपर्टीज़ को, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, एक्सट्रैक्शन के टाइप को और मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कॉन्टिनेंट वाइज और उसके डिफरेंट कंट्रीज़ में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें। Today, the topic of discussion from the Minerals and Energy Resources chapter is distribution of minerals in India and energy resources. The objective of this session are distribution of minerals in India, meaningful understanding of uses of minerals, conservation of minerals and अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर रिसोर्सेज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मिनरल्स को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ में देखा, लेकिन उन सभी मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आज हम इंडिया के लेवल पे करेंगे कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में वो सारे मिनरल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ आयरन ओर। इंडिया आयरन ओर के मामले में बहुत रिच है और यहाँ पे हाई ग्रेड आयरन ओर का रिजर्व देखा जाता है। स्टेट्स झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। बॉक्साइट जिसे एल्युमिनियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओर कहा जाता है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चे, आपको सभी नाम को याद नहीं रखना है, आपको बस एक आध नाम जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, जैसे अगर हम बोलें आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर झारखंड, ओडिशा, बॉक्साइट की लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें गुजरात, ओडिशा, तो आपको लीडिंग प्रोड्यूसर का नाम यहाँ पे ध्यान में रखना है, सभी स्टेट्स के नाम को आपको याद नहीं करना है। माइका एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। माइका के डिपॉजिट को अगर हम देखें बच्चे, वो मेनली झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया था और इंडिया वर्ल्ड में माइका का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी माना जाता है। तो यहाँ पे बच्चे अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि वर्ल्ड में माइका का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो यहाँ पे आप इंडिया का नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि माइका का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है तो वो इंडिया है। कॉपर जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में करते हैं। आपको पता है बच्चे, हमारे जो फ़ैन होते हैं, कूलर होते हैं, मोटर, उन सभी के जो कॉयल होते हैं वो किससे बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। तो कॉपर के लिए जो लीडिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। मैग्नीज की बात करें जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आयरन स्टील इंडस्ट्री में होता है, उसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स में डिपॉजिट्स को अगर देखें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका। लाइमस्टोन जिसे चूने का पत्थर कहते हैं और लाइमस्टोन खुद अपने आप में एक सेडिमेंट्री रॉक भी है बच्चे, याद रखिएगा। लाइमस्टोन एक मिनरल है लेकिन वो एक सेडिमेंट्री रॉक का टाइप भी है। तो लाइमस्टोन के लीडिंग प्रोड्यूसर में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। गोल्ड की बात करें जिसे एक प्रेसियस मेटल कहा जाता है, गोल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड है कोलार। क्या नाम है बच्चे? कोलार। और ये कहाँ पे है? कैसे कोलार, कैसे कर्नाटका। ये कर्नाटका में हमें गोल्ड का एक यूज डिपॉजिट देखा जाता है और जिसका सबसे ज़्यादा यूज अगर आप देखें तो वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में होता है। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस ओर अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर कोलार गोल्ड माइन की बात करें बच्चे तो वो वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट माइन में से एक, और बहुत डीपर माइनिंग के कारण जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है वहाँ पे माइन जो मिनरल्स को जो निकालने का खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में गोल्ड के महंगे होने का। सॉल्ट आपको पता है बच्चे, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि खाने में यूज़ किया जाने वाला नमक भी खुद अपने आप में एक मिनरल होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, लेक, रॉक्स। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। अब इस इमेज में देखिए बच्चे, इस इमेज में आपको सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहीं पे एक बड़ा फेमस लेक का नाम राजस्थान का दिया हुआ है, वो है सांबर लेक। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि सांबर लेक है कहाँ पे, आंसर विल बी राजस्थान। सांबर लेक में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या सांबर लेक से किस चीज़ का एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है? आपको याद रखना है खाने वाले सॉल्ट का। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले फिगर 3.7 में देखिए बेटे, यहाँ पे आपको लाइमस्टोन का क्वेरिंग होता हुआ दिख रहा है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेरिंग का मतलब भी बताया था कि जब सरफेस के नज़दीक से हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं?
क्वेरिंग कहते हैं। अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ब्रीफ में एक स्लाइड में हमने यूजेस ऑफ मिनरल्स को बताया था। यहाँ पे हम थोड़े सी डिटेल में से देख लेते हैं। मिनरल्स को कई सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जेम्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी, है ना। आप बोल सकते हैं कि जनरली बहुत सारी चीज़ों को हार्ड बनाने में भी मिनरल्स का यूज़ होता है। कॉपर की बात करें, कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ आप बोल सकते हैं पाइप बनाने में, कॉयल बनाने में। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, हमारे जो मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं, कंप्यूटर, उसमें चिप बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, बच्चे पता होगा आप लोगों को। तो वो चिप किस चीज़ से बने होते हैं? सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। इस ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। लेकिन सिलिकॉन को निकाला किस चीज़ से जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है। सिलिकॉन को हम क्वार्ट्ज से निकालते हैं, जो एक खुद मिनरल है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। हमारे बर्तन, हमारे किचन में कुक होने वाले जितने भी या कुकिंग के काम में जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारे बर्तन स्टेनलेस स्टील के होते हैं, स्टील के होते हैं, लेकिन उसमें एल्यूमिनियम के भी बने हुए होते हैं। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है कि क्यों मिनरल्स को कंजर्व करना जरूरी है। देखिए बच्चे, मिनरल्स नेचर का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए, लेकिन हर चीज़ का रिजर्व, एक सीमित रिजर्व होता है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी में हम लोगों ने किया था कि रेन्यूएबल भी होते हैं, नॉन रेन्यूएबल भी होते हैं। तो रेन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग रिन्यू करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स हैं हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर उनका रिजर्व ख़त्म हो गया तो दोबारा वो बहुत लंबा वक्त उन्हें बनने में लगता है। तो इसलिए उनको कुछ ऐसे यूज़ करें कि जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन के नीड को फुलफिल करने के साथ साथ हमारे फ्यूचरिस्टिक जनरेशन्स के नीड को भी ध्यान में रखें। तो मिनरल आर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि मिनरल कैसा रिसोर्स है? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दिस मिनरल। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कंजम्पशन के प्रोसेस से कम है। कहने का मतलब क्या है कि कंजम्पशन का प्रोसेस हमारे फॉर्मेशन के प्रोसेस से बहुत ज़्यादा है। इस केस में एक कंडीशन क्या होगा कि आगे चलकर मिनरल्स का जो रिजर्व है, उसका जो भंडार है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे इंडस्ट्री, हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारी तरक्की क्या हो जाएगी बेटा? एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरीली टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। अब देखिए, मिनरल्स का यूज़ कम करना है, उसके वेस्टेज को रोकना है, उसे रिसाइकिल करके यूज़ करना है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मिनरल को कंजर्व करते हुए हमें यूज़ करना। अब देखिए यहाँ पे 3R का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसको सोचना है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो सबसे पहले इसमें है रिड्यूस, आपको किसी चीज़ का यूज़ क्या करना है? कम करना है। रीयूज़, अगर उसका दोबारा यूज़ कर सकते, जैसे मान लीजिए कोई भी लोहा वगैरह है, अगर वो जंग लग गया, ख़राब हो गया, तो अगर हम उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ करिए, उसे एवं मत फेंक दीजिए, उसे ऐसे ही आप उसे बर्बाद मत करिए। तो रिड्यूस कम यूज़ करना, रीयूज़ दोबारा यूज़ करना है और उसे दूसरे फॉर्म में चेंज करके यूज़ करना। तो यहाँ पे कई बार सवाल आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का एक इंपॉर्टेंट वे बताइए, तो आपको वहाँ पे आंसर में आप 3R का कोड यूज कर सकते हैं। 3R में फर्स्ट R का मतलब है रिड्यूस, देन रीयूज एंड देन रिसाइकल। अगले स्लाइड में हमें एनर्जी और या पावर रिसोर्सेज को शुरू करना। अभी तक के डिस्कशन में अगर प्रीवियस वीडियो के डिस्कशन को भी अगर शामिल कर लें, जिसमें हमने मिनरल्स के बारे में, रॉक के बारे में, और अभी तक हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, कहाँ कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अब ऐसे मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग बर्न करके या जिसको लेबोरेटरिकल प्रोसेस के द्वारा हम कुछ यूँ डिज़ाइन करते हैं जिसका यूज़ करके हम पावर जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर खाना बनाने के लिए, चाहे वो LPG गैस हो, चाहे वो व्हीकल्स के चलने के लिए डीजल हो, पेट्रोल हो, है ना, या फिर अगर बोले बेटा हमारे घर में जो पंखे चल रहे हैं, हमारे जो गीज़र चल रहा है, हमारे जो कूलर चल रहे हैं, हमारे घर में और भी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ होता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसके लिए एनर्जी का सप्लाई कहाँ से होता है। तो वैसे रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं, जिन मिनरल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, हम उन्हें ही क्या कहते हैं, एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे
छोटी सी कहानी लायक कोई चीज़ बताई गई है, आप इसको पढ़ लेंगे यहाँ पे। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। हर काम में हमें पावर चाहिए। इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन को चलाने के लिए, एग्रीकल्चरल वेपन्स के लिए, ट्रैक्टर के लिए, थ्रेसर के लिए, कंबाइन के लिए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए या बहुत सारे मशीनों को हमें रन करने के लिए एनर्जी या पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट, बस चलाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए, बात करने के लिए, आप लोग जो डे टू डे लाइफ में मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं उसे भी चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बैटरी चाहिए। या कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई दुश्मन देश अगर हम पे अटैक कर देता है तो बड़े बड़े जहाज चलाने के लिए, एयरक्राफ्ट चलाने के लिए, रॉकेट चलाने के लिए, तोप चलाने के लिए हर जगह हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। जो आप लोगों ने अपने पहले चैप्टर में याद करिए बच्चे, पढ़ा भी था कि हम लोग पावर रिसोर्सेज को या एनर्जी रिसोर्सेज को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं कन्वेंशनल, एक को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, और इसी कन्वेंशनल को ही हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल को हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। तो इस वीडियो में हमें कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को डिटेल में क्या करना है, डिस्कस करना। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में जो सबसे ब्रॉड जो कैटेगरी आती है बच्चे याद रखिएगा, वही आता है हाइड्रोकार्बन का, जिसे हम लोग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तो तीनों हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा फायरवुड, ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हाइडल है। जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हम इसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एनिमल्स, प्लांट्स के फॉसिल्स या उनके रेजिडुअल पार्ट्स पाए जाते हैं। अब देखिए इस स्लाइड से बच्चे हम लोग जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं उनके एडवांटेजेज, उनके डिसएडवांटेजेज, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट, उनके प्लस पॉइंट और उनके नेगेटिव पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई बार ये सवाल भी आता है कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है, जो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जिसे हम बहुत लंबे समय से यूज करते आए हैं, जो हमारे यूजेज में एक प्रकार का ट्रेडिशन दिखाता। बहुत लंबे समय का मतलब क्या होता है, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, उनके भी फादर बहुत लंबे समय से इस प्रकार के रिसोर्सेज को यूज करते आए हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। तो देखिए दो है यहाँ पे, फायरवुड जो सूखी जलावन की लकड़ी के लिए जिसका यूज करते हैं, आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है फायरवुड के बारे में। फायरवुड क्या है, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, कुकिंग के लिए और हीटिंग बोले तो ठंड के दिनों में आग तापने के लिए, ठंड भगाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इन आवर कंट्री मोर देन 50%, इस डेटा को ध्यान रखेंगे बच्चे, मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। गांव घर में टोटल एनर्जी यूज का 50% कहां से आता है बच्चे, हमारे फायरवुड से आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे फायरवुड के कुछ एडवांटेजेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेज भी है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फायरवुड के 2 एडवांटेजेज बताएं, फायरवुड के 2 डिसएडवांटेजेज बताएं, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फायरवुड के एडवांटेजेज की बात करें, हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जंगलों में गए, काट लिया, तोड़ लिया, सुखा दिया, फिर यूज़ कर लिया। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, गांव के बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है और इसको इजीली लाना इजी है, लाना इसको यूज़ करना इसको इजी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसे कलेक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग होता, आपको बहुत बड़े जंगल में घूमना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है बेटा कि इसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों की कटाई होती है, पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, हमारे एनिमल्स के घर का नुकसान होता है, हमारे एनवायरनमेंट की क्षति होती है, इसके कारण पॉल्यूशन फैलता है और सबसे बड़ी बात इस कारण से ग्रीन हाउस गैस का खतरा बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या बच्चा, आपको पता बेटा, हम लोग O2 क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और CO2 क्या करते हैं, हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे की बात करें, दिन में पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वह हमारे एनवायरनमेंट से CO2 को ग्रहण करेंगे,
तो CO2 के ग्रहण करने के कारण हमारे एनवायरनमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और गर्मी कम होगी। लेकिन एनवायरनमेंट में अगर पेड़ पौधे कटेंगे तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो गर्मी भी बढ़ती जाएगी। हम इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना है यहाँ पे। नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए इसी स्लाइड में नेक्स्ट में यहाँ पे ऑयल बोले तो पेट्रोलियम ऑयल के बारे में, और यहाँ पे नेचुरल गैस के एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज को बताया गया। पेट्रोलियम ऑयल का क्या डिसएडवांटेजेज है? इजियर टू ट्रांसपोर्ट, चूंकि ये लिक्विड फॉर्म में होने के कारण टैंकर के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा हम इसे एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सप्लाई एरिया से डिमांड एरिया में इसको इजीली और क्विकली इसको क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम हमारे पृथ्वी के अंदर से, करेंगे भी थोड़ी देर में, पेट्रोलियम में पृथ्वी के अंदर से क्रूड पेट्रोलियम निकलता है और उसको साफ करके उससे पेट्रोल, डीजल, नेफ्थलीन, उससे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को निकालते हैं। और वो हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एक ऐसा इंडस्ट्री जो पेट्रोलियम और उसके बाय प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, उस पर हमारा पूरा का पूरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बेस्ड है। नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस के साथ भी यही है कि ये गैसियस फॉर्म में होता है। हमारे घर में यूज़ किया जाने वाला LPG, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा बच्चे, और भी कई शहरों में। तो इसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह टैंकर के द्वारा और पाइपलाइन के द्वारा हम भेज सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, देखिए नेचुरल गैस भी पॉल्यूटेंट है या पॉल्यूशन फैलाता, लेकिन कोल और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में वो पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा सा वहाँ पे कम है। चीपर देन ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल सबसे महंगा एनर्जी रिसोर्स है, याद रखिएगा बच्चे। अगर से पूछ लिया जाए कि सबसे महंगे एनर्जी रिसोर्स है, सबसे महंगा फॉसिल फ्यूल कौन है, आंसर याद रखिएगा पेट्रोल और पेट्रोलियम। लेकिन इन दोनों के डिसएडवांटेजेस क्या है? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। देखिए बेटे, कई बार क्या होता है कि कई बार हम लोग बड़े बड़े जहाज से एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोलियम ला रहे हैं, तो कई बार अगर लीक हो जाता है और अगर वाटर बॉडीज में अगर पेट्रोलियम फैल गया, पेट्रोल फैल गया, तेल फैल गया, उसके कारण वाटर बॉडीज में O2 का अमाउंट कम हो जाता है और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जल में रहने वाले जंतु हैं, वो धीरे धीरे करके मरना शुरू होते हैं क्योंकि O2 कम हो जाता है। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज एसिड रेन, जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन के कारण कई प्रकार के, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, कई प्रकार के एसिड्स, कई प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जाके जमा होते हैं। और जब बारिश होती है तो वही पॉल्यूटेंट्स बारिश के पानी के साथ मिलकर जब ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़मीन में कई प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एसिड रेन, याद रखेंगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल नॉट ईजी। अगले हम लोग बेशक बोल रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल महंगा है, फॉसिल फ्यूल पॉल्यूशन पैदा करता है, लेकिन दूसरा कोई हमारे पास बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं है और दूसरे बेहतर ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करने में हमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट है कोल। कोल का सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को करता है। अभी हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को यहाँ पे देख लें, उसके बाद अगले स्लाइड में हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को डिटेल में उसके फीचर को करेंगे। कोल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एफिशिएंट कंजर्वेशन टू इलेक्ट्रिसिटी, इसके द्वारा अब आपको पता है बच्चे, हमारे कंट्री में 3 प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग कई बार देखते हैं। एक को बोलते हैं थर्मल, एक को कहते हैं हाइडल और एक को कहते हैं न्यूक्लियर। थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर। थर्मल एनर्जी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिस एनर्जी रिसोर्स का है वो है हमारा कोल। इससे बहुत बड़ी मात्रा में हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड होती है वो क्या होती है, फुलफिल होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज कोल का, याद रखेंगे बच्चे। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज याद रखिएगा बेटा कि कोल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता। आप कभी कोल को जलते हुए देखिए, बहुत धुआं निकलता है, एकदम काला स्मोक होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब होता है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, कोल अपने वजन में बहुत हैवी होता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट करता है। कहने का मतलब क्या है कि हम ऑयल को, नेचुरल गैस को पाइपलाइन के द्वारा, टैंकर के द्वारा जितना इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोल को उतना इजीली ट्रांसपोर्ट करना एज कंपेयर टू ऑयल एंड नेचुरल गैस संभव नहीं होता है। द अनदर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइडल पावर। हाइडल पावर का मतलब होता है बच्चे, याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जल विद्युत। वाटर को बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरा के, डैम लाइक स्ट्रक्चर बना के, टरबाइन को घुमा के या कुछ मशीन को घुमा के, आप यूँ समझिए कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हम उसे ही क्या बोलते हैं, हाइडल पावर या जल विद्युत, या उसी को हम लोग वाटर एनर्जी भी कई बार कहते हैं आम भाषा में।
सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इससे गंदगी जैसे पॉल्यूशन नहीं होता है। प्रोमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग। आप लोग कई बार देखेंगे बच्चे कि जो बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं उस डैम के पानी का यूज़ करके सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं, उसके कारण इरिगेशन, उसके कारण फ्लड कंट्रोल होता है, फिशिंग होती है, एग्रीकल्चर में उसके वाटर का यूज़ करते हैं, आसपास के एरिया के ब्यूटिफिकेशन के लिए उस वाटर का यूज़ करते हैं, और ये सस्ता है, सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डैम बनते हैं बच्चे, आपको पता है बेटा कि डैम के पीछे बहुत बड़ा एक पॉन्ड होता है जिसे रिजर्वायर, क्या बोलते हैं उसे, रिजर्वायर कहते हैं। उस रिजर्वायर को बनाने के लिए जो वहाँ पे पहले से लोग होते हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है, उन्हें हटाना पड़ता है, उन्हें कंपनसेशन देना होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि डैम बनाने वाले साइट से बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के डिस्प्लेसमेंट के कारण एक आम जनजीवन इस डैम के कारण, मैंने बोलते हैं कि आम जनजीवन पे इस डैम के बनने का बुरा असर पड़ सकता है या पड़ता है ना। एक्सपेंसिव टू सेटअप करना इसको बहुत मुश्किल है, और इनडेंस लो। अब अगले स्लाइड में हम अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज के नेचर को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल का मतलब ही है उसमें प्लांट्स और एनिमल के रेजिडुअल पार्ट्स पाए जाते हैं। और आपको पता है बच्चे कि जितने भी बायोटिक वर्ल्ड है, दे ऑल बायोटिक वर्ल्ड मेड अप ऑफ कार्बन, और कार्बन से बनने के कारण जब भी उसका कंबशन होगा, जब भी वो चीज़ जलेंगी, वो कार्बन एमिट करेगा, ये CO2 एमिट करेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करेगा। अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर। पहले के जो भी प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, लंबे करोड़ों साल तक उस पर हीट कर पड़ने के कारण, प्रेशर पड़ने के कारण ही वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए यहाँ पे। तो आपसे पूछा जाए कि फॉसिल फ्यूल बने कैसे, तो प्लांट्स और एनिमल पृथ्वी के सरफेस के अंदर दब गए, और दबने के कारण लाखों करोड़ों साल में हीटिंग इफेक्ट के कारण, एक्सेसिव प्रेशर के कारण वो फॉसिल फ्यूल में क्या होंगे, कन्वर्ट हो गया। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब देखिए बच्चे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का 3 एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल एज अ सॉलिड अगर होगा तो उसे कहेंगे कोल, एज अ लिक्विड होगा तो उसे कहेंगे पेट्रोलियम, और एज अ गैसियस स्टेट में होगा तो उसे बोलेंगे नेचुरल गैस। तो ये एग्जांपल याद रखेंगे। और द मेन सोर्सेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड है, इसलिए इसे बचा के यूज़ करना है, लिमिट तरीके से यूज़ करना है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। हमने थोड़ी देर पहले बताया इसका फॉर्मेशन जो है इसके कंजम्पशन से बहुत कम है, या कुछ यूँ कहें कंजम्पशन का रेट फॉर्मेशन के रेट से ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा संभावना है नियर फ्यूचर में इसका शॉर्टेज हो जाए ड्यू टू हैवी यूज़। अब नेक्स्ट है कोल। कोल को हम बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं बच्चे, याद रखिएगा। कोल खुद अपने आप में एक रॉक है जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। कोल का ही एक नाम है ब्लैक डायमंड, काला हीरा कोल को ही कहते हैं। दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल इज कोल। डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, लाइक आयरन स्टील में, स्टीम इंजन रेलगाड़ी में भी देखो बेटा कि अभी डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, अभी इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ, लेकिन उसके पहले डीजल से चलने वाली इलेक्ट्रिक इंजन हुआ करते थे, अब भी कुछ कुछ भागों में वो दिखता है ना। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में तो 3 दिख इसका यूज़ दिख रहा है, एक तो डोमेस्टिक घर में, दूसरा इंडस्ट्री में, और तीसरा आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि कोल को जला के जिस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसका नाम क्या है, थर्मल पावर। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो व्हेन जाइंट फर्न्स का मतलब क्या था, जो छोटे छोटे जो प्लांट्स लाइक ग्रास लाइक जो स्ट्रक्चर होता है बायोटिक वर्ल्ड से, व्हेन जाइंट फर्न्स and swamps got buried under the layers of the earth, coal is therefore referred to as buried sunshine। यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन कैसा हुआ बच्चे समझिए। पृथ्वी के आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी में जो कुछ दलदली भाग थे, उस दलदली भाग में कुछ पेड़ पौधे वगैरह, कुछ घास वगैरह थे, वो दलदली भाग जब नीचे धंस गए
धंसने के कारण वो बहुत लंबे समय काल में नीचे वाले भाग में चले जाने के कारण जब उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा हीट पड़ा, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तो लाखों करोड़ों साल में वो सारे पेड़ पौधे, वो सारे फर्न्स, वो सारे प्लांट्स स्वाम्पी एरिया में दबकर एक्सेसिव प्रेशर और हीट के कारण किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए कोल को हम कई बार ब्यूरिड सनशाइन भी कहते हैं। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे दिख रहा है अ व्यू ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन में इस प्रकार से आपको बड़ी बड़ी उठी हुई चिमनियाँ दिखेंगी, है ना, और यहाँ से ऐसे करके धुआं वगैरह निकल के यहाँ पे हम लोग थर्मल पावर या एनर्जी क्या करते हैं? जनरेट करते। अब देखिए बच्चे, इस फिगर में 3.11 में एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया से यहाँ पे एक लेडी का एग्जाम्पल दिया गया, और वो कैसे देखिए यहाँ पे फायरवुड को क्या कर रही है? वो कलेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फायरवुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि इंडिया के एक ऐसे पार्ट का नाम बताइए जहाँ पे फायरवुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आंसर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। इंडिया में अगर देखें बच्चे तो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर का नाम याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल से रानीगंज, झारखंड से झरिया, धनबाद और बोकारो इन झारखंड। तो रानीगंज कहाँ पे है? रानीगंज याद रखेंगे बच्चे, वेस्ट बंगाल में है। और झारखंड में तीन कौन कौन से? झरिया, धनबाद एंड बोकारो। तो कहने का मतलब वेस्ट बंगाल और झारखंड इंडिया का दो लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। सेकंड वन इज पेट्रोलियम। अब देखिए पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया है, जो आपके बॉक्स में दिया हुआ है। पेट्रोलियम में एक जो वर्ड है बच्चे पेट्रा, और ये पेट्रा किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब भी क्या होता है बच्चे? रॉक। और ओलियम का मतलब लैटिन में क्या होता है? ऑयल। तो इसका मतलब क्या है कि पेट्रोलियम रॉक नहीं है, लेकिन वो रॉक्स में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोलियम का पेट्रा का मतलब पत्थर, और ओलियम मीन्स ऑयल। एक ऐसा ऑयल जो रॉक्स के वेरियस लेयर के बीच में है। और वो कौन सा रॉक होगा? अगर यहाँ पे एक सवाल पूछ लेते हैं कि पेट्रोलियम किस प्रकार के रॉक में पाया जाएगा, याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक। क्योंकि ये सारे कोल की बात करें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, दे ऑल आर फॉसिल फ्यूल्स। और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक तीन प्रकार के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के उसमें अवशेष या रेजिडुअल पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं। ओनली सेडिमेंट्री रॉक में ही एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट पाए जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाए जाने के कारण 90% क्या 100% संभावना याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल फाउंड अलोंग सेडिमेंट्री रॉक। द पेट्रोल दैट keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from swing both begin as think black gold या black liquid gold। तो देखिए कोल को हम लोग कई बार black gold या black liquid gold भी कहते हैं। It is found between the layers of rocks and is drilled from oil field located in offshore and coastal areas। अब देखिए बच्चे यहाँ पे offshore और coastal area का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये इंडिया का मैप है, मान लीजिए, तो एक तो इंडिया के कोस्टल एरिया में अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, इधर महाराष्ट्र, गुजरात के कोस्टल एरिया में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑफशोर का मतलब क्या है बच्चे कि आपको पता है वेस्ट कोस्ट के यहाँ पे अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है, और ईस्ट में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो वेस्ट कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर 100-150 किलोमीटर दूर भी एक जगह है जिसका नाम है मुंबई हाई या बम्बई हाई पहले जिसे बोला करते थे। तो समुंदर के बीच में भी पेट्रोलियम को निकाला जाता है, और उसे ही हम कैसा फील्ड कहते हैं? ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब क्या होता है? तट। जो तट से बहुत ज़्यादा दूर मिलता है हम उसे ही ऑफशोर पेट्रोलियम फील्ड कहते हैं। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज विच प्रोसेसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ बाई प्रोडक्ट, जिसको पेट्रोकेमिकल के नाम से हमने थोड़ी देर पहले कहा था, लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट। अब देखिए बच्चे ये डे टू डे लाइफ की बहुत सारी चीज, इवन बहुत सारे कॉस्मेटिक्स चीज़ों को भी हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस में पेट्रोलियम से क्या करते हैं? निकालते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और उससे निकलने वाली जितनी भी चीज़ें उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और पेट्रोलियम को कई बार ब्लैक लिक्विड गोल्ड भी या ब्लैक लिक्विड भी कई बार कहते हैं। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, साउथ वेस्ट एशिया में है, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला,
अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, इंडिया में पेट्रोलियम की लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो असम में एक बहुत फेमस कोल पेट्रोलियम फील्ड, बच्चे याद रखेंगे, डिगबोई। क्या नाम है? डिगबोई। मुंबई हाई कहाँ पे? बंबई में। और आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा वाले भाग में, जिसको हम केजी बेसिन कहते हैं। लिख लीजिए इसको, अपने कॉपी में लिखना चाहें या ध्यान से सुनना चाहें, इसको हम केजी बेसिन कहते हैं। केजी क्यों? क्योंकि के का मतलब कृष्णा और जी का मतलब गोदावरी। अगले स्लाइड में देखें तो यह है नेचुरल गैस। आप सभी को पता है नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, लेकिन कोल और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में इससे होने वाले पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। हम हमारे घर में जो यूज़ करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या बड़े बड़े व्हीकल्स, बस, ट्रेन वगैरह चलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन। क्या बताया कि ये पॉल्यूटिव है लेकिन लीस्ट पॉल्यूटिव है, कम से कम पॉल्यूशन फैलाता है देन पेट्रोलियम एंड डीजल। तो नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ये सबसे बड़ी बात याद रखेंगे बच्चे। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि नेचुरल गैस किसके साथ पाया जाता है, कोल के साथ, पेट्रोलियम के साथ, दोनों के साथ, या नन ऑफ द आंसर विल बी पेट्रोलियम के साथ। एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब क्रूड ऑयल सरफेस में आता है तो जो कि आपको पता है बच्चे, गैस होता है वो लिक्विड से हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठता है। तो जब पेट्रोलियम को निकालते हैं उसी दौरान ऑयल वेल से हम लोग नेचुरल गैस को भी क्या करते हैं? निकालते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक, घर के लिए भी होता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी होता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में किनका किनका नाम आ रहा है? रशिया, देन नॉर्वे, यूके। यूके का मतलब क्या है? यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड। इंडिया की बात करें, इंडिया में राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर। अभी थोड़ी देर पहले हमने आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन का नाम लिया, जहां पे पेट्रोलियम का भी एक्सट्रैक्शन होता है। वहां पे हमें नेचुरल गैस का भी एक्सट्रैक्शन दिखता है। त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में भी आप नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। और ऑफशोर एरिया में देखिए मुंबई, जहां जहां पे हमें पेट्रोलियम के रिजर्व दिखते हैं वहां पे नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस होता हुआ दिखता है। हैव नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे कंट्री जिनके पास अपना उनका नेचुरल गैस का रिजर्व दिखता है। द शार्प इंक्रीज इन आर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैड लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ करने के कारण बहुत सारे नुकसान है। पॉल्यूशन फैल रहा है, फॉसिल फ्यूल की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, वो डे टू डे लाइफ में वो महंगा हो रहा है ना। और भी फ्यूचर में अगर वो ख़त्म हो गया तो हमारे पास उतने बेहतर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज अभी नहीं है कि पेट्रोलियम खत्म होने के बाद हम उसे यूज़ कर सकें यहाँ पे। सो द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न। Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry। जैसे क्या होता है कि जब कई बार यहाँ पे नहीं बोलते कि अनावश्यक यूज़ को कई बार उससे जोड़ा गया कि जैसे कई बार टैप से पानी बहता रहता है और पानी बहते बहते अचानक पानी उससे ख़त्म हो जाता है तो वह बहना बंद हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल के रिगार्डिंग भी इमेजिन किया जा रहा है कि हम जिस तरीके से, जितना अननेसेसरी तरीके से उसे यूज़ कर रहे हैं, एक दिन अगर वो ख़त्म हो गया फिर बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आ जाएंगी। This has led to the tapping of various non-conventional resources of energy that are cleaner alternatives to the fossil fuel। अब देखिए बच्चे, आपको पॉल्यूशन या फॉसिल फ्यूल पे दो तरीके से काम करना उसे बचाने के लिए। एक तो उस पर डिपेंडेंसी कम करनी है, उसका यूज़ कम करना है। हम कंप्लीटली उसका यूज़ बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज उतनी बेहतर हालत में पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस को रिप्लेस करके नहीं हो सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को धीरे धीरे ऑल्टरनेटिवली डेवलप करें और फॉसिल फ्यूल पे भी अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे करके कम करें। द अनदर इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बट इको फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज इज हाइडल पावर और वाटर पावर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है नॉर्वे वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया था?
डेवलप किया था। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री बच्चे। अब देखिए यहाँ पे आप इस डैम लाइक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं बच्चे। यहाँ पे टरबाइन ब्लेड को, ये डैम है पूरा, देखिए इसके पीछे यहाँ पे पूरा, ये देखिए यहाँ पे वाटर है यहाँ पे, और वाटर को इस तरीके से यहाँ पे लाया जाता है टनल्स के द्वारा, और फिर टरबाइन ब्लेड को घुमा के यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या, ये देखिए बच्चा पहाड़ी एरिया वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे ये पूरा डैम नामक स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है, जिस कारण से पीछे, अब देखिए डैम के पीछे ही ये पूरा वाटर रिजर्वायर या बड़ा लेक या बड़ा पॉन्ड सा स्ट्रक्चर होता है, और इसे बनाने के लिए ही बहुत बड़े मात्रा में लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है, और यही वाटर का या वाटर एनर्जी का या हाइडल एनर्जी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। रेन वाटर ऑन रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। हाइट्स से पानी को नीचे गिरा के ब्लेड्स को या मशीन को घुमा के हम हाइडल इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। देखिए बॉटम डैम के बिल्कुल भी नीचे दिख रही है मशीन वगैरह, और इस तरीके से पाइप नामक स्ट्रक्चर लगा के या टनल स्ट्रक्चर लगा के हम लोग वाटर को पास करके टर्बाइन ब्लेड को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharge from the generation of electricity is used for irrigation. अब देखिए वाटर यूज़ करने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद वो वाटर बर्बाद नहीं होता, हम उसको इरिगेशन के लिए भी आगे यूज़ करते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, वर्ल्ड का 1/4 बोले तो लगभग 25% इलेक्ट्रिसिटी हम हाइडल पावर से ही जनरेट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अपने टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का बहुत ह्यूज अमाउंट भी कहाँ से लेते हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द हाइडल पावर इन द वर्ल्ड पराग्वे साउथ अमेरिका में है, नॉर्वे, यूरोप, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका एंड और भी कुछ कंट्री देखिए, इंडिया में देख सकते हैं, चाइना में देख सकते हैं, दे ऑल आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर। तो इस डिस्कशन में हमने इंडिया में मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, और एनर्जी रिसोर्सेज में हमने कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अदर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बियॉन्ड फॉसिल फ्यूल लाइक फायरवुड को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप इस डिस्कशन से इस टॉपिक के बारे में, फॉसिल फ्यूल के बारे में, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। फिर भी किसी प्रकार के डाउट या क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखें, हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो।